नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो हम प्रश्नों का वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें से जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं में अभ्यर्थी कंफ्यूज होता है और एग्जामिनर का यही होता है कि वो विद्यार्थी को कंफ्यूज करे और ये देखे कि किसको कितनी जानकारी है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो देख लिया तो किसी का भी सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और इनको सीरीज वाइज वैसे के वैसे याद रख लेना, तो प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। शुरू करते हैं। सभ्यता, हम सबसे पहले देखेंगे सभ्यताओं के नाम, खोजकर्ता और उनका समय। यह हमने क्रम से लिया है ताकि याद करने में आसानी भी रहे और याद भी रह जाए। तो सबसे पहले देखते हैं जो खोज करता है और कौन सी सभ्यता है। तो सबसे पहले है हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज करी थी राय बहादुर साहनी ने, और राय बहादुर साहनी ने इसकी खोज करी थी 1921 में। इसके बाद मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने 1921 के बाद 1922, यानी हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो और इसकी खोज 1921 के बाद 1922 में। अब देखते हैं चनूदड़ो। तो चनूदड़ो की खोज की थी नानी मजूमदार गोपाल ने। नानी मजूमदार गोपाल ने इसकी खोज कब करी? 1931 में। चनूदड़ो की खोज हुई 1931 में और खोज की नानी मजूमदार गोपाल ने। उसके बाद है रंगपुर, इसकी खोज की माधव स्वरूप वत्स ने और 1931। तो हमें याद रखना है चनूदड़ो और रंगपुर दोनों का समय एक ही है, 1931। उधर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वहाँ एक ही वर्ष का अंतर है, 21 और 22। अगला देखते हैं रोपड़। रोपड़ सभ्यता की खोज की बीबी लाल ने। तो बीबी लाल ने खोज कब की? 1950 में। रोपड़ सभ्यता की खोज हुई 1950 में। 1950 के बाद देखते हैं कालीबंगा की खोज हुई। कालीबंगा की खोज हुई 1951-53। इसकी खोज की बीबी लाल और बीके थापर, यानी इसका उत्खनन 2 बार हुआ, खोज 2 बार हुई और 2 बार किसने करी? बीबी लाल और बीके थापर ने। अगला देखते हैं लोथल। लोथल की खोज हुई 1957 में और खोजकर्ता थे एस.आर. राव। इसके खोजकर्ता थे एस.आर. राव। उसके बाद देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज की रफीक मुगल ने। रफीक मुगल ने इसकी खोज की 1963 में। हम बिल्कुल सन का क्रम ध्यान में रखेंगे और इसी क्रम में याद रखेंगे ताकि हमें सन भी याद रह जाए और सभ्यता भी उसी क्रम में याद रख लें। आगे देखते हैं वनवाली। तो वनवाली की खोज हुई 1973 में और खोजकर्ता थे आर.एस. विष्टे। ये देखो पहला प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न में कितनी सारी जानकारी है। सभी खोजकर्ता और खोज का समय, ये सब हमने देख लिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सभ्यता कौन सी नदी पर विकसित हुई है और वो सभ्यता किस स्थान पर है? नदी का नाम और सभ्यता का स्थल किस जगह है? तो देखते हैं सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी पर खोजी गई? रावी नदी के तट पर। अब रावी नदी का कौन सा तट है? बायां तट। ये हमें याद रखना है क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता दूसरा प्रश्न मोहनजोदड़ो का है जो दायां तट है। नदी भी दूसरी है लेकिन दायां तट है। तो हड़प्पा की खोज हुई रावी नदी का बायां तट। और खोज स्थल यानी कहाँ पर है हड़प्पा? हड़प्पा है पंजाब में, लेकिन पंजाब प्रांत कौन सा? जो पाक अधिकृत है, यानी पाकिस्तान के अधिकृत है, जो है मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी जिले में, जिसका वर्तमान नाम है साहिवाल। साहिवाल। अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर। और यह है पाक अधिकृत सिंध, जो सिंध क्षेत्र है पाकिस्तान का, और जिले का नाम है लरकाना। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का हमने नदी और स्थल देख लिया है। आगे देखते हैं चनूदड़ो। तो चनूदड़ो में हम देखते हैं कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर चनूदड़ो विकसित हुई और क्षेत्र कौन सा है? वही सिंध प्रांत, पाकिस्तान। तो हमने देखा 3 सभ्यताएं हैं जो पाकिस्तान प्रांत में, चनूदड़ो सिंध प्रांत, मोहनजोदड़ो पाक सिंध और हड़प्पा पाक पंजाब।
इसके बाद देखते हैं रंगपुर। तो रंगपुर जो सभ्यता है वो मादर नदी के तट पर विकसित हुई और इसका स्थल है गुजरात के अहमदाबाद में। रंगपुर सभ्यता, तो रंगपुर सभ्यता कहाँ विकसित हुई? नदी का नाम है मादर, मादर नदी के तट पर रंगपुर सभ्यता विकसित हुई और इसका स्थल है गुजरात के अहमदाबाद में। रोपड़ सतलुज नदी, तो सतलुज नदी के तट पर रोपड़ सभ्यता विकसित हुई और इसका स्थान है पंजाब का रोपड़ जिला। देखो ये पंजाब का रोपड़ जिला है और हमारे भारत में है। आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई सरस्वती जो नदी है उसके तट पर, और स्थल कौन सा है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। जहाँ सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है वो घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं लोथल सभ्यता। तो लोथल सभ्यता भोगवा नदी के तट पर विकसित हुई, भोगवा नदी के तट पर, और इसका स्थान है अहमदाबाद गुजरात। अगली है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सभ्यता वही सरस्वती नदी जिसे वहाँ पर दृश्यवती भी कहा जाता है, और जिला है जिंद, हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य के जिंद जिले में राखीगढ़ी सभ्यता विकसित हुई। इसके बाद बनवाली। बनवाली जो सभ्यता है वही सरस्वती नदी है, लेकिन वहाँ उसे कहा गया रंगोई नदी। रंगोई नदी के तट पर हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। अगली सभ्यता है धोलावीरा। तो धोलावीरा विकसित हुई मनहर या मनसर नदी के तट पर, और स्थल है इसका गुजरात मचाऊ तालुका, गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में। अब देखते हैं सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ में विकसित हुई, नदी इसकी वही है गुजरात की। अब आगे प्रश्न देखते हैं ताम्र उपकरण। अब ताम्र उपकरण के बारे में जो कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन हैं उनको सबको हमने एक जगह ले लिया है और हमें एक साथ याद करना है ताकि परीक्षा में हमें याद रहे। तो देखो अगर हम अलग अलग सभ्यता पढ़ते हैं और अलग अलग याद रखते हैं तो उस समय तो हमें याद हो जाता है, बाद में भूल जाते हैं किस जगह से कौन सी चीज़ मिली और कौन सी धातु की मिली। तो हमने यहाँ एक साथ इसीलिए लिया है ताकि अभ्यर्थी को अच्छे से याद हो जाए। अब देखते हैं हम ताम्र उपकरण कौन सी सभ्यता से क्या मिला है। तो हड़प्पा से मिला है इक्का गाड़ी। किसकी? तांबे की। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है और कहाँ से मिली है? दुर्ग टीले से। इसके बाद रोपड़, तो रोपड़ से मिला है तांबे की कुल्हाड़ी। उसके बाद है वनवाली। वनवाली सभ्यता से मिला है वाणाग्र। क नहीं आएगा इसमें, वाणाग्र, यानी वनवाली से मिले हैं वाणाग्र। वाणाग्र होते हैं जो बाण होता है उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो आगे का अग्रभाग तांबे का। उसके बाद कालीबंगा से क्या मिला है तांबे का? तो कालीबंगा से मिला है बैल की मूर्ति और खिलौना गाड़ी। तो ये चार हमें याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से आएंगे, यहीं से पूछा जाएगा तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। हमने याद किया था हड़प्पा का, वनवाली का, कालीबंगा का, लेकिन अगर याद नहीं रहा तो वहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमें याद रखना है एक जगह इन प्रश्नों को कि तांबे की चीज़ें कहाँ से क्या क्या मिली है। अगला देखते हैं मनके बनाने के कारखाने। देखो मनके बनाने के कारखाने वो दो जगह से मिले हैं, चनूदड़ों से और लोथल से। हमें याद रखना है, प्रश्न आ जाए, हो सकता है ऑप्शन में दोनों हो सकता है ऑप्शन में दोनों में से एक हो। तो हमें याद रखना है चनूदड़ों या लोथल में से कोई भी आए तो टिक कर देना है, और अगर दोनों आता है तो तीसरा ऑप्शन जरूर भी दोनों आएगा, तो वहाँ पे राइट करना है। ये नहीं कि चनूदड़ों कर दिया या लोथल कर दिया, क्योंकि चनूदड़ों से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, लेकिन आंसर में देखना है ऑप्शन तीसरा क्या है, या तीसरा या चौथे ऑप्शन में जरूर भी ये दिया होगा कि दोनों जगह से, तो देखकर हमें आंसर टिक करना है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सौंदर्य प्रसाधन, यानी सौंदर्य प्रसाधन भी मिले हैं। स्त्रियां सुंदरता के लिए, अपनी सुंदरता निखारने के लिए किन किन प्रसाधनों का प्रयोग करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सौंदर्य प्रसाधन में देखते हैं लोथल और चनूदड़ों से क्या क्या मिला है। तो लोथल से मिला है दर्पण युक्त श्रृंगारदानी। दर्पण युक्त ऐसी श्रृंगारदानी जिसके दर्पण लगा हुआ था, और दर्पण किसका था? कांसे का, कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है। और चनूदड़ों से लिपस्टिक, कंघा और इत्र। अगला प्रश्न देखते हैं
मोहरों के बारे में। तो मोहरे हैं चनूदड़ों से, सॉरी मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, किस प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई है, तो हमें देखना है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है सर्वाधिक मोहरें। देखो यहाँ कंफ्यूज क्या करता है, सर्वाधिक मोहरें और सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें, तो दोनों को याद रखना है। सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, और किस प्रकार की, जो शिव है, शिव की मूर्ति के आसपास गेंडा, हाथी, हिरण आदि जानवरों को चित्रित किया गया है, इस प्रकार की यहाँ पे मोहरें प्राप्त हुई है। दूसरा है लोथल, यहाँ सर्वाधिक लेख युक्त, यानी ज्यादातर मोहरें कैसे मिली है, जो लेख युक्त है। और किस प्रकार की मोहरें मिली है, फारस की बेलनाकार छोटी मोहरें। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरें मिली है उन पे क्या चित्रित है, एक सींग वाले पशु का अंकन है, एक सींग वाले पशु का अंकन है। आगे देखते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा से मिली है छोटी छोटी बेलनाकार मोहरें, और राखीगढ़ी से मिली है मातृ देवी चित्रित लघु मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं अनाज के साक्ष्य के बारे में। कौन सी सभ्यता से कौन सा अनाज मिला है और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। अब हमें ध्यान यहाँ ये रखना है कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जो जहाँ से उसे दूसरे प्रकार के अनाज मिले हैं, और कौन सी ऐसी सभ्यता है जहाँ एक ही अनाज दो सभ्यता से मिला है। जैसे हम यहाँ देखेंगे जौ और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले, हड़प्पा से। उसके बाद कालीबंगा से मिले हैं चना और सरसों के साक्ष्य। इसके अतिरिक्त कालीबंगा से बाजरा और चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। बाजरा और चावल दूसरी अन्य सभ्यता से भी मिले हैं। चनूदड़ों से चावल और बाजरा मिले हैं, और कालीबंगा से भी बाजरा और चावल मिले हैं। अंतर क्या है, अंतर यह है कि कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो चौथी सभ्यता है बनवाली, वहाँ से हमें तिल के और सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं, यानी तिल और सरसों की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि हड़प्पा से जौ और गेहूं मिले हैं, लेकिन बनवाली से भी जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर उत्तम प्रकार की जौ की कृषि की जाती थी, यानी उत्तम किस्म के जौ कहाँ से मिले, बनवाली से। अगला प्रश्न देखते हैं नारी मूर्ति के बारे में। तो नारी मूर्ति के बारे में क्या विशेषता है, देखो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में क्या प्राप्त हुआ है, किस प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो महिला की मिट्टी की मूर्ति। किसकी मूर्ति, ये कोई धातु की मूर्ति नहीं है, ये मिट्टी की मूर्ति मिली है, और जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे पृथ्वी देवी के रूप में पूजा जाता था। और दूसरी मिली है मातृ देवी की मूर्ति, जिसे उर्वरा देवी के रूप में पूजा गया। और मोहनजोदड़ो से किस प्रकार की नारी मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है कांसे की नृत्यरत, नृत्य करती हुई नग्न नारी की मूर्ति। यहाँ ध्यान रखना है, कांसे की मूर्ति है, नृत्य करती हुई मूर्ति है, और नग्न नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तीसरी सभ्यता है कालीबंगा, तो कालीबंगा से कोई भी नारी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है तो यहाँ क्यों लिखा गया है, तो ध्यान रखने की बात यही है, एग्जामिनर है वो यही कंफ्यूज करता है। वो पूछेगा कालीबंगा से किस प्रकार नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये नहीं पूछेगा कि हुई है या नहीं हुई है, वो पूछेगा किस प्रकार की हुई है। तो हमें पता है हड़प्पा से मिट्टी की मूर्ति, पौधा निकलती हुई, और मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई नग्न नारी की मूर्ति, और कालीबंगा से कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन में ये जरूर आएगा, कोई नहीं, तो यही हमें राइट करना है अगर कालीबंगा के बारे में पूछ लिया जाए तो। अब देखते हैं पुरुष के साक्ष्य। तो पुरुष में हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, नग्न पुरुष का धड़, मात्र धड़ प्राप्त हुआ है, वो भी नग्न पुरुष का। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है मंगोलियन पुजारी। आगे देखते हैं ईंटों के बारे में। ईंटों के बारे में क्या जानकारी मिलती है, कौन सी सभ्यता से क्या जानकारी मिलती है, हम देखते हैं कालीबंगा और रंगपुर। कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, तो हमें ध्यान रखना है कच्ची ईंटों के साक्ष्य दो जगह से मिले, कालीबंगा और रंगपुर से। ऑप्शन में अगर दोनों आते हैं तो दोनों टिक करना है, दोनों में से एक आता है तो हमें ध्यान रखना है कालीबंगा और रंगपुर का नाम। इसके अतिरिक्त जो कालीबंगा है वहां से कच्ची ईंटों का चबूतरा मिला है, परंतु सड़कें पक्की मिली है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो चबूतरा है वो कच्ची ईंटों का मिला है, लेकिन सड़कें पक्की मिली है। इसके अतिरिक्त अलंकृत ईंटें और फर्श भी प्राप्त हुआ है। और चनूदड़ों से प्राप्त हुई है वक्राकार ईंटें। कौन सी, वक्राकार।
वक्राकार ईंटें। और राखीगढ़ी से हमें मिला है मकान में पत्थर का प्रयोग, यानी यहाँ मकानों में पत्थर का प्रयोग होता था। आगे हम देखते हैं शल्य चिकित्सा के बारे में। तो शल्य चिकित्सा में देखते हैं जो लोथल है वहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। उसके अतिरिक्त कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में बालक की खोपड़ी में 6 छेद, यानी कि एक ऐसी खोपड़ी मिली है जो बालक की है और उसमें 6 छेद मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पर शल्य चिकित्सा हुआ करती थी। आगे देखते हैं जानवरों के अवशेष। तो जानवरों के अवशेष में सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर, कालीबंगा से ऊँट की अस्थियाँ, ये ट है, ऊँट की अस्थियाँ, और पूरा का पूरा हाथी दांत। यानी सुरकोटड़ा से तो घोड़े के अस्थि पंजर और कालीबंगा से ऊँट की अस्थियाँ, और मिला है हाथी का दांत। आगे सवादान के साक्ष्य देखते हैं। सवादान के साक्ष्य में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर R37 यानी 37 कब्रिस्तान मिले हैं, इसलिए उनका नाम R37 रखा गया है। और एक मिला है एच के आकार का कब्रिस्तान। तो हमें याद रखना है कि हड़प्पा में किस प्रकार का कब्रिस्तान मिला है, एच के आकार का। लोथल में जो सवादान है या अंतिम संस्कार किस प्रकार से होता था और किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं 20 सवादान। कितने? 20। और प्राप्त हुए हैं 3 युगल समाधियाँ, यानी जोड़े को एक साथ रखा गया है, तो 3 युगल समाधि मिली है। उसके बाद देखते हैं मम्मी के उदाहरण। तो मम्मी के उदाहरण भी लोथल से मिले। ये मम्मी क्या होती है? ये मम्मी मृत्यु के बाद जो मृतक का शरीर है उसको किसी घोल में या रसायन में रखा जाता है जिससे वो खराब नहीं होती, और पूरे शरीर पर पट्टियां लपेट दी जाती है। इस प्रकार से शव को सुरक्षित रखा जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं कंकाल के साक्ष्य। आगे देखते हैं रोपड़ से कुत्ते के साथ मानव को रखा जाता था, यानी जो सवादान किया जाता था उसमें मानव के साथ साथ कुत्ते को भी रखा गया, यानी पशु प्रेम दर्शाया गया या पशु प्रेम का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा जो राखीगढ़ी है, जो राखीगढ़ी में 70 सवादान प्राप्त हुए। हमें याद रखना है यहाँ राखीगढ़ी में 70 सवादान, जबकि लोथल में 20 सवादान प्राप्त हुए हैं। और 70 सवादान के साथ साथ एक प्रेमी युगल का सवादान। लोथल में 3 युगल समाधि है, जबकि राखीगढ़ी में एक ऐसा समाधान प्राप्त हुआ है जो जिस समाधान में जो युगल है स्त्री और नारी को एक साथ रखा गया है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसी तरह से कालीबंगा देखते हैं। तो कालीबंगा में 3 प्रकार से अंत्येष्टि क्रिया की जाती थी। अब ये 3 प्रकार कौन से हैं? एक है दाह संस्कार, जो पहला है उसमें शव को जला दिया जाता था। दूसरा है पूर्ण सवादान। पूर्ण सवादान में शव के साथ विशेष सामग्री भी रखी जाती थी और एक गड्ढे में पूरी सामग्री के साथ उसको दफना दिया जाता था, और इसी से पता चलता है कि वो पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। तीसरा है आंशिक सवादान। आंशिक सवादान वो होता है जिसमें शव को जानवरों को खाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और जो बाद में बचा कुचा हड्डियाँ वगैरह होती थी उसको दफनाया या जलाया जाता था। अब टीलों के बारे में देखते हैं। ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सभी जगह टीले मिले हैं और टीले मिलने के साथ ही इनके प्रकारों के बारे में या किस प्रकार से हैं इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा, यानी लगभग सभी सभ्यताओं में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ अलग है, उन्हीं को हमने यहाँ शामिल किया है क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। तो हड़प्पा में 2 टीले मिले हैं। 2 टीले लगभग सभी जगह मिले हैं। अब हड़प्पा में कौन से टीले मिले हैं? जो 2 टीले हैं उनमें से पहला है दुर्ग टीला और दूसरा है नगर टीला। तो देखो जो नगर टीला है वो प्राचीर से आबद्ध नहीं है, लेकिन दुर्ग टीला प्राचीर से आबद्ध है क्योंकि वहाँ पर पुरोहित और प्रशासनिक लोग रहा करते थे। दूसरा है कालीबंगा। तो जो कालीबंगा है वहाँ से दोहरा दुर्गीकरण मिला है। दोहरा दुर्गीकरण का अर्थ है कि जो दोनों टीले हैं वो प्राचीर से आबद्ध, यानी इसी को दोहरा दुर्गीकरण कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि दोहरे दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले। अब हम जो धोलावीरा है उसे देखते हैं। तो धोलावीरा में 3 टीले मिले हैं। हम नीचे देख लेते हैं। धोलावीरा 3 टीले प्राप्त हुए हैं। ये 3 टीले कौन से थे?
ये जो पहला टीला है वो दुर्ग टीला और ये नगर टीला, जैसा कि सभी में होता है। लेकिन तीसरा एक व्यापारिक टीला भी हुआ करता था, एक व्यापारिक टीला भी हुआ करता था। तो यहाँ धोलावीरा से 3 टीले मिले। प्रश्न पूछा जाए 3 टीलों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आंसर होगा हमारा धोलावीरा। दोहरा दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से। और जो लोथल है वहाँ एक ही प्राचीर में आबद्ध 2 टीले मिले हैं, यानी जो 2 टीले होते हैं उन्हें एक ही प्राचीर में आबद्ध किया गया है, यानी एक ही प्राचीर से वो पूरी तरह बंद है। तो ये है इन टीलों की विशेषताएं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन्हें पूरा देखें, ध्यान से देखें। एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार में याद नहीं होता है, तो बार बार देखें, 2 बार 3 बार, जब भी आप चाहें देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। परीक्षा के अंतिम समय में इस वीडियो को जरूर भी देखें। जब तक समय है जब तक तो हम पूरा डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा का लास्ट समय आ जाता है तो पूरा हम विवरण से हम देख नहीं सकते। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर हमने इनको भी देख लिया तो इनमें से निश्चित रूप से परीक्षा में 2 प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करें।